हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दो सच्ची दिल दहला देने वाली कहानियां लेके आया हूं। चलिए लेके चलता हूं मैं सबसे पहले आपको पहली कहानी की तरफ। तो दोस्तों, पहली जो कहानी है वो निशांत जी की है। मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम निशांत है। मैं महाराष्ट्र के पूना शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये तब की बात है जब मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरी नानी का घर हमारे घर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे 3 मामा हैं। जो सबसे छोटे मामा हैं, उस समय उनकी शादी थी। हम सभी लोग, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई और मैं, सब शादी से लगभग 5 दिन पहले पहुंच गए थे। मेरे जो सबसे बड़े वाले मामा हैं, उनके बच्चे मेरी ही उम्र के हैं, तो मेरी और मेरे भाई की उनसे सबसे ज़्यादा बनती है। मेरे बड़े मामा के जो 2 बेटे हैं, उनका नाम सूरज और रोहित है। वो मुझे बहुत ही मानते हैं। मैं बचपन से ही गर्मियों की छुट्टियों में मामा के घर जाया करता था। मुझे देखकर वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। खाना पीना, सोना जागना, खेलना कूदना, हम सब इकट्ठा ही करते थे। जो प्यार पहले था, वही प्यार आज भी बरकरार है। शादी से 5 दिन पहले पहुंचकर हम बहुत ज़्यादा खुश थे। किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं थी। धीरे धीरे घर में और भी मेहमान इकट्ठा होने लगे, तो मज़ा और भी दुगना हो गया। एक बार की बात है, दोपहर को खाना खाने के बाद सूरज मेरे पास आया और कहने लगा कि चल मैदान में साइकिल चलाने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। जाने से पहले मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं मैदान में साइकिल चलाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। हम 5 लोग थे। मैं, सूरज, रोहित, मेरा भाई और घर के पास ही एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। हम सभी मैदान में साइकिल चलाने चले गए। काफ़ी देर तक साइकिल चलाने के बाद सूरज बोला कि अब घर चलते हैं। घर चलकर थोड़ा आराम करेंगे और शाम को फिर से मिलेंगे। रोहित बोला कि रुको, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम लगी है, मैं अभी आता हूँ। वो थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के पास जाकर बाथरूम कर आया और हम सभी अपने अपने घर पर आ गए। घर आकर मैंने हाथ मुंह धोया और हम चारों एक कमरे में जाकर सो गए। अचानक किसी चीज़ की खटखटाहट की आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि हमारे पलंग के पास जो लकड़ी की अलमारी है, रोहित उसके पास खड़ा हुआ है और अपना सर अलमारी में धीरे धीरे मार रहा है। मैंने आवाज़ लगाते हुए उसको बोला कि ओ भाई, क्या कर रहा है? पागल पागल तो नहीं हो गया है? इधर आकर आराम से सो जा। मगर मानो उसे मेरी आवाज़ अभी तक जा ही नहीं रही थी। वो अभी भी लगातार अलमारी में ही सर मारे जा रहा था। मैं उठकर उसके पास गया और जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरा हाथ दर्द करने लगा। अचानक से वो गुर्राने लगा और बोला कि आज मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने थोड़ा अपने कदमों को पीछा करते हुए पूछा कि ले जाऊंगा? किसको ले जाऊंगा? कौन हो तुम? जैसे ही वो मेरी तरफ घूमा, उसका चेहरा देखकर ऐसा लगा कि मानो मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया है। शरीर में जैसे कि जान ही नहीं है। उसकी आंखें इस कदर लाल थी कि मानो आंखों में खून उतर आया हो। ऐसा भयानक रूप देखकर तो मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर सूरज और मेरा भाई उठकर बैठ गए। उसने मुझे एक हाथ से पकड़कर ऐसे धक्का दिया कि मैं कमरे के एक कोने में दीवार से जाकर टकरा गया और वहीं गिर गया। मेरा भाई और सूरज चिल्लाते हुए बाहर भागे और जाकर मामा जी को बुला लाए। मामा ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए रोहित के पैरों को बांधकर पलंग पर बैठा दिया और जाकर पास के ही एक मंदिर से पुजारी जी को ले आए। पुजारी जी रोहित की हालत को देखकर सब कुछ समझ गए और बोले कि इन बच्चों ने आज कुछ जाने या अनजाने में ऐसी गलती करी है जिससे ये सब समस्या पैदा हो रही है। मामा जी ने पूछा कि क्या हुआ था आज, सब सच सच बताओ। मैंने बताया कि जब हम मैदान में खेल रहे थे और जब हम घर वापस आ रहे थे तो रोहित ने
वहाँ पर बाथरूम करी थी, एक पेड़ के पास। तो मामा पंडित जी ने पूछा कि पेड़ के पास, मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। और उन्होंने कुछ पूजा पाठ की सामग्री ली और हम सब चल दिए। पंडित जी ने रोहित को बैठाया और खुद भी वहाँ बैठकर मंत्र उच्चारण करने लगे। लगभग 5 मिनट के बाद रोहित ने जोर की चीख लगाई और पीछे की तरफ गिरकर बेहोश हो गया। हम सभी उसे लेकर घर आ गए। घर आकर पंडित जी ने बताया कि जिस पेड़ के पास रोहित ने बाथरूम किया था, वहाँ पर एक आत्मा का वास है, जो कि इसकी इस हरकत से नाराज होकर इसके शरीर में घुस गई थी। मैंने मंत्रों के उच्चारण से उस आत्मा को वापस उसी पेड़ पर भेज दिया है। रोहित को जब होश आया तो उसने पूछा कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द क्यों कर रहा है, और ना ही उसे इस बीती हुई बात के बारे में कुछ पता था, और मैंने भी आज तक उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे निशांत जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये जो कहानी है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। चलिए, दूसरी कहानी है विक्रांत जी की। मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम विक्रांत है। मैं राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी थी वो साल 2013 का था, जिसे मैं कभी भी नहीं भुला सकता। मैंने साल 2011 में बीटेक कंप्लीट किया था और कैंपस से ही मेरा प्लेसमेंट नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में हो गया। मैं काफ़ी खुश था। अब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को शुरू करने जा रहा था, लेकिन मन में एक दुख ये भी था कि मुझे पहली बार अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर अपना ठिकाना ढूंढना था। नोएडा के जिस सेक्टर में मेरा ऑफिस था, मैंने उसके आसपास के इलाके में ऑनलाइन पीजी ढूंढना शुरू कर दिया। 1 से 2 दिन के अंदर मुझे एक पीजी भी मिल गया। ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले मैं अपने पीजी में आकर शिफ्ट हो गया। नोएडा आकर मैं शहर के आसपास घूमा और मैंने मार्केट को देखा। 2 दिन के बाद मेरा ऑफिस का पहला दिन था। ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। ऑफिस से शाम को जब वापस मैं अपने पीजी में आता तो मुझे घर की बहुत याद आती थी। खासकर डिनर के समय पे घर का खाना मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता था। पीजी में मेरे साथ जो लड़का रहता था वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। शुरू के 1 साल मेरी डे शिफ्ट जॉब रही थी, मगर नाइट में काम ज़्यादा होने की वजह से मेरी शिफ्ट को चेंज कर दिया था। मेरी शिफ्ट रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की रहती थी। रात के 11:30 बजे एक जगह पर मुझे कैब लेने आती थी, जो कि मुझे सीधे मेरे ऑफिस ही ड्रॉप करती थी। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं आप सभी को बताना भूल गया, मेरे ऑफिस के रास्ते में एक शमशान घाट भी पड़ता है। दिन में तो मुझे कभी डर नहीं लगा, मगर रात के समय जब मैं कैब में से उसको देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एक रात मेरे ऊपर इस कदर कहर बनकर टूटी कि मैं आज तक उस रात को नहीं भुला पाया हूँ। जिस जगह पर रात को मुझे वो कैब लेने आती थी, उस जगह पर मुझे पहुँचने में थोड़ा सा देर हो गई और मेरी कैब छूट गई। दुर्भाग्य से मेरे फ़ोन की जो चार्जिंग थी वो भी नहीं थी, जिस वजह से मैं ड्राइवर को फ़ोन भी नहीं कर पाया था। वहाँ पर खड़े खड़े मैंने कई ऑटो वालों को रोका, मगर कोई भी रुकना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाले ने रोका। मैंने उससे अपने ऑफिस चलने को कहा तो उसने बड़ी हैरानी से मुझसे पूछा कि साहब, ये वही रास्ता है ना जहाँ पर शमशान घाट पड़ता है? मैंने अपना सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उसने कहा कि साहब, मैं आपको ऑफिस तो नहीं छोड़ सकता, मगर शमशान घाट वाली सड़क तक मैं आपको छोड़ सकता हूँ, वहाँ से आप खुद ही चले जाना। मैंने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ऑफिस के थोड़ा आसपास तो पहुंच ही जाऊंगा। मैंने ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने मुझे ठीक उसी जगह पर छोड़ा और वहां से चला गया। अब मैं अकेला उस सड़क पर खड़ा था और मुझसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर शमशान घाट का दरवाज़ा मुझे दिखाई दे रहा था। एक चीज़ की तसल्ली थी, जो सड़क के किनारे लाइटें लगी हुई थी वो सभी लाइटें जल रही थी, मगर मन में एक अजीब सा डर लग रहा था। कदम आगे बढ़ाने में मेरी हालत खराब हो रही थी।
मैंने घड़ी में समय देखा तो ठीक 12:15 बज रहे थे। मैंने थोड़ा अपने मन को समझाते हुए सोचा कि रोज़ तो मैं इस रास्ते से जाता ही हूँ। अगर आज पैदल जाना पड़ रहा है तो क्या हुआ। ये सोचकर मैं आगे कदम बढ़ाने लगा। पूरे रास्ते पर सन्नाटा इस कदर था कि मुझे सिर्फ चलते समय अपने जूतों की ही आवाज़ आ रही थी। जब मैं शमशान घाट के दरवाजे के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर कोई खड़ा हुआ है, जो कि सड़क किनारे लगी हुई लाइट की रोशनी में दिखाई दे रहा है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, मगर उसने कोई काले रंग की चादर से अपने आप को ढक रखा था। मुझे लगा कि शायद शमशान घाट का चौकीदार होगा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे देखकर अंदर की तरफ वो जाने लगा। उस समय मेरा दिमाग पता नहीं कौन सी दुनिया में था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जाने लगा। वो आदमी चलता चलता अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अचानक से शमशान घाट का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं इस कदर डर गया कि मैं खड़े खड़े वहीं कांपने लगा। मैंने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? मगर मुझे किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने जब चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो मुझे वो आदमी एक दीवार पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो दीवार लगभग 10 फीट ऊंची थी। हैरानी इस बात की थी, वो आदमी सीधी दीवार पर कैसे चढ़ गया। उसकी आंखों में एक लाल रंग की चमक दिखाई दे रही थी और मुझे देखकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसने जब काले रंग की चादर हटाई तो मैं नज़ारा देखकर बुरी तरह से हिल गया। मैंने देखा कि उसकी बाजू लंबी लंबी थी और हाथों की उंगलियां खड़े हुए भी उसके पैरों को छू रही थीं। उसके दोनों पैर उल्टे थे। टांग जो थी वो बाजू की तरह पतली पतली थी। मैं पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर भागने लगा। आप इसको जल्दबाजी कह लो या हड़बड़ाहट कह लो। मेरा पैर जमीन से टकराकर किसी चीज पे लगा और मैं गिर गया। गिरने पर मेरा सर जमीन से जैसे ही टकराया मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को पीजी के अंदर पाया। सुबह के समय सफाई कर्मचारियों ने मुझे देखा और मेरी पॉकेट में जो ऑफिस का आई कार्ड था उस पर मेरे पीजी का एड्रेस था और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में मेरे पापा का नंबर लिखा हुआ था। तो मेरे फैमिली के लोग भी वहाँ आ गए थे। मैंने उस घटना के बारे में अपने मम्मी पापा को बताया। 2-4 दिन में मैं ठीक हो गया, मगर डर जा ही नहीं पाया। इस घटना के बाद से मैंने उस कंपनी से जॉब छोड़ दी और अब मैं गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सच्ची और डरावनी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।